हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट को हिंदी में आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंटरनल कंट्रोल का ही एक क्या है, पार्ट है, दूसरा भाग है। ठीक है, हमने पहले देखा था इसके बारे में। तो देखिए, अब इंटरनल ऑडिट के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इंटरनल ऑडिट इज rechecking or review of the accounting and other activities of the business। देखिए, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि वापस रीचेक करना, रिव्यू देना अकाउंटिंग के बारे में और बिजनेस की जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में, विच इज़ डन कंटिन्यूसली बाय इट्स एम्प्लॉय अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज़। जो कि ये काम सिर्फ उसी एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है जो इसके लिए एम्प्लॉयड किए गए हैं। तो सीधी सी बात है कि इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण का ये मतलब है कि हमारे जो लेखे हैं, हमारी जो अकाउंटिंग है और हमारे बिजनेस की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाएं हैं, उनका वापस क्या करना, पुनर्निरीक्षण करना। ठीक है, तो पुनर्निरीक्षण करना, और ये काम जो है वो स्पेशली इसी काम के लिए जो एम्प्लॉय रखे गए हैं उनके थ्रू किया जाता है। ठीक है, देखिए, एक कंपनी एक्ट में एक रूल बना हुआ है। एज पर कंपनी एक्ट 2013, एवरी प्राइवेट कंपनी हु हैव मोर देन एनुअल टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ एंड हैविंग मोर देन ₹1 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन, दे हैव टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एज ए मैंडेटरी। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में क्या कहा गया है कि कोई भी निजी कंपनी जिसका जो वार्षिक टर्नओवर है, वार्षिक जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपए से क्या हो, ज़्यादा हो, और उस कंपनी के पास कुल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया ऋण हो, तो ऐसी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर को नियुक्त करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है। तो इंटरनल ऑडिट का सीधा सा जनरल मतलब है हमारी अकाउंट को वापस क्या करना, रीवैल्यूड करना, वापस उनको चेक करना। ठीक है, रीचेक करना। तो हमने जो इंटरनल चेक प्रोसेस पढ़ा था, इंटरनल चेक के बाद हम अकाउंट चेक करते हैं, इसके बाद हम क्या करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, और कंपनी एक्ट 2013 में क्या कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऋण अगर बकाया हो, तो उसको अपना आंतरिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट के आंतरिक अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो देखिए, आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला नंबर उद्देश्य जो है वो है टू एश्योर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल चेक। हिंदी में अगर कहें तो आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। ठीक है, तो आंतरिक अंकेक्षण क्यों किया जाता है कि हमारा जो आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक निरीक्षण हमने करवाया है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से मैनेजर को एश्योर कर देना कि आपने जो इंटरनल चेक सिस्टम यूज़ किया है वो सही तरीके से काम कर रहा है, इस बात को क्या करना, प्रूफ कर देना, चेक कर देना। ठीक है, फिर देखिए, सेकेंड जो है टू सी दैट द ट्रांजेक्शन्स आर ऑथोराइज्ड। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो ये देखना कि व्यवहार अधिकृत है या नहीं है। ठीक है, अगर हमने इंटरनल चेक के बाद इंटरनल ऑडिट करवाई है तो इंटरनल ऑडिट में ये देखेंगे कि जो सारे ट्रांजैक्शन है वो किसी अधिकारी से ऑथराइज किए हुए हैं या नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू डिस्कवर फ्रॉड, फ्रॉड का पता लगाना। ठीक है, अगर देखिए, कई बार क्या होता है कि इंटरनल चेक जो प्रोसेस होती है उसमें कोलिजन से क्या हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, लोग गुटबंदी करके क्या करते हैं, कपट करते हैं। तो अगर उसके बाद में हमने इंटरनल ऑडिट करवाई है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट में, तो फिर वो चीज़ पकड़ में आ जाती हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड से बचाना। ठीक है, फ्रॉड को रोकना। अगर पता चल गया है कि फ्रॉड हुआ है तो इंटरनल ऑडिट के थ्रू उन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टू डिस्कवर एरर्स एंड प्रिवेंट देम। देखिए, अगर कोई इंटरनल चेक के बाद भी कोई एरर रह जाती है या बच जाती है तो उसे पता लगाना और उसको रोकना। ठीक है, टू फैसिलिटेट स्टैच्यूटरी ऑडिट। देखिए, स्टैच्यूटरी जो ऑडिट होती है कंपनियों की, वैधानिक अंकेक्षण जो होता है, जो कंपनियों को कंपल्सरी रूप से करवाना होता है, उसमें क्या करना, हेल्प करना, उसको फैसिलिटेट करना। ठीक है, उसको सुगम बनाना। तो देखिए कैसे होगा कि पहले से ही अगर इंटरनल ऑडिट की हुई होगी तो हमारे अकाउंट्स में गलतियाँ होगी ही नहीं, हमारे अकाउंट्स बिल्कुल क्या होंगे,
करेक्ट होंगे, तो उसमें क्या होगा कि स्टैच्यूटरी जो ऑडिट होगी उसमें क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, टू चेक अरेंजमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफ असेट्स एंड देयर प्रॉपर अकाउंटिंग। ये भी चेक करना कि हमारे जो असेट्स है, हमारी जो संपत्तियां है, वो सही तरीके से उनका लेखा हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी सुरक्षा की सही तरीके से व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, व्यवसाय में जो संपत्तियां होती है, असेट्स, वो सही तरीके से उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं या नहीं किए गए, या फिर उनकी अकाउंटिंग सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, ये पता करना। फिर देखिए पॉइंट नंबर 8, इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर्स। ठीक है, जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रक्रियाएं होती है व्यवसाय की, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, वो व्यवस्थित करना। ठीक है, इंटरनल जो ऑडिट होगी उन प्रक्रियाओं को क्या करेगी, व्यवस्थित करेगी। अगर प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की कमी होगी तो उसे दूर की जाएगी। फिर बात करते हैं टू चेक कमिटमेंट टू प्लानिंग। इसको हिंदी में कहते हैं योजनाबद्धता की जांच करना। तो देखिए, ये जो इंटरनल ऑडिट होते हैं उसके थ्रू ये भी देखा जाता है कि हमने जो प्लानिंग बनाई थी, हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू रिव्यू। रिव्यू मतलब पुनर्निरीक्षण करना। तो हमने जो एम्प्लॉयज़ को काम दिया है, तो कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ का भी रिव्यू हम इंटरनल ऑडिट से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट है इंटरनल ऑडिट के। अब देखिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ये जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पूरा हमें डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अलग एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे और उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी, सबसे पहला पॉइंट है इनफ एम्प्लॉयज़। हमें पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम व्यवसाय में आंतरिक अंकेक्षण करवा रहे हैं और आंतरिक अंकेक्षक के पास यदि पर्याप्त स्टाफ नहीं है तो वो प्रक्रियाओं का और व्यवहारों का पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। उसे इसके लिए बहुत सारे स्टाफ की क्या होगी, ज़रूरत होगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी और उसे कई तरह के एम्प्लॉय अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर स्टाफ कम रहा तो हमारा जो इंटरनल ऑडिट का काम है वो अच्छे से नहीं होगा और वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह होगा। इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए होंगे, हमें इनफ एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे। फिर बात करते हैं सेकेंड, क्वालिफाइड स्टाफ। ठीक है, सिर्फ स्टाफ ज़्यादा है यही ज़रूरी नहीं है, वो स्टाफ कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छा प्रशिक्षित स्टाफ होने चाहिए, योग्य स्टाफ होना चाहिए, उनको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उनको ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए और उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हो ऑडिटिंग की, बहुत उनके पास अकाउंटिंग की क्या हो, टेक्निक्स हो, उनके पास एक्सपीरियंस भी हो और उन्हें वापस मैनेजमेंट का भी क्या हो, अच्छा नॉलेज हो। तो ऐसे क्वालिफाइड स्टाफ की वहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं इनफ फ्रीडम, पर्याप्त स्वतंत्रता चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि हम इंटरनल ऑडिट का काम करवा रहे हैं और ऑडिटर को, क्योंकि इंटरनल ऑडिट है तो ऑडिटर को हम अपने प्रेशर में काम करवा रहे हैं कि नहीं ऐसा ही करना है। ऑडिटर को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। ठीक है, अब देखिए उसको फ्रीडम किस किस काम के लिए मिलनी चाहिए। तो पहली अगर हम बात करें तो ऑडिट रिलेटेड फ्रीडम, उसको ऑडिट करने से रिलेटेड फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, ऑडिटर को अपनी प्लानिंग बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, वो जो प्रमाणन कर रहा है, जो वेरिफिकेशन कर रहा है, उसके लिए भी उसको फ्रीडम होनी चाहिए। उसके लिए उसको क्या मेथड अप्लाई करने हैं वो सब कुछ वो खुद ही डिसाइड करे। किसी अधिकारी या किसी ऑथराइज पर्सन के अंडर में प्रेशर में आके वो सारा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बार बार जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं या जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वो बार बार उसके काम में इंटरफेयर नहीं करे, उसको पूरी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम मिलनी चाहिए। फिर है रिपोर्ट रिलेटेड मतलब रिपोर्ट के संबंध में भी उसको क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको हर काम के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसे अगर छोटे अधिकारी को रिपोर्ट देनी हो तो छोटे अधिकारी के ऊपर के सभी अधिकारी जो होंगे उनकी परमिशन लेना ज़रूरी नहीं हो। ठीक है, ऑडिट की जो रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल कैसे बननी चाहिए, फ्रीडम तरीके से बननी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उनके कहने पे बनाई है या ऐसा लिख दो या ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे छोटे अधिकारी ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बड़े अधिकारी जैसा कहे वैसी ही रिपोर्ट बने। ठीक है, फिर है
रिगार्ड टू द डिवीज़न ऑफ ड्यूटी, देखिए जो उत्तरदायित्व है या कर्तव्य विभाजन है उसके संबंध में भी उसको क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब देखिए जो इंटरनल ऑडिटर होगा उसके अंडर में जो काम करेंगे पर्सन, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होगी वो कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा। उसके लिए किसी और को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसको कुछ फ्रीडम इन सब चीज़ों की मिलनी चाहिए, जिससे क्या हो कि एक बेटर इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्रिएट हो, ठीक है। तो ये था आपके इंटरनल ऑडिट का कुछ बेसिक कंसेप्ट। अभी इंटरनल ऑडिट के बारे में हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।